क्या आवाज नहीं थी मेरी? अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? एक बार बता दीजिए। क्लियर है ना अब? क्या आवाज नहीं थी? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए, आज फिर वापस सेशन शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, लीजिए, बताइए, ध्यान से पढ़िए। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज यूजफुल इन ब्रोंकियल अस्थमा बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ मास सेल, वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टीज, एंटी एलर्जिक एक्शन, एंटी कोलोजेनिक इफेक्ट। ब्रोंकियल अस्थमा में जो इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड यूज की जाती है, वो उसका एक्शन क्या है, किस लिए वो यूज की जाती है, क्यों यूजफुल है वो? ठीक है, आंसर देना शुरू करिए। बताइए, आंसर आना शुरू हो गया। सबसे पहले बी आंसर आया है। बी जो अभी तक का जो मैक्सिमम जो आंसर आ रहे हैं बी आ रहे हैं। कुछ ने सी भी दिया है, कुछ ने सी भी दिया है। जल्दी से आंसर दीजिए ताकि फिर मैं आपका पोल पे रिजल्ट देखूं और फिर एक्सप्लेन करूं। जल्दी से बताइए, आपको जो ब्रोंकियल अस्थमा में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो हम देते हैं, उसका एक्शन क्या है? जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहा है वो बी देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, देखिए, जो ज्यादातर आंसर आए हैं वो बी आए हैं ना, पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है वो एक ब्रोंकोडायलेटर है। ठीक है, ये तो सही है, ब्रोंकोडायलेटर तो है, पर ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स है? एंटी कोलोजेनिक इफेक्ट करती है ये, है ना। एंटी कोलोजेनिक इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो लार्ज एयरवे है उसको डायलेट करती है, ब्रोंकियल वाल स्मूथ मसल्स को डायलेट करती है, ना कि ये वेसोडायलेटर की प्रॉपर्टीज होगी या ब्रोंकियल अस्थमा में। ब्रोंकियल अस्थमा की बात चल रही है, तो आंसर कम से कम पढ़ के समझ के फिर देना चाहिए। तो जिन्होंने भी आंसर डी दिया है पहले तो उनका सही है, मैं ये क्लियर कर देता हूं। अब और आगे और एक्सप्लेन करता हूं इसको। और ये केवल जो पहला क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा शुरुआत ठीक नहीं हुई है। डी जो क्वेश्चन का आंसर था वो केवल और केवल 3% लोगों ने सही दिया। सभी को गुड इवनिंग। और जो सबसे ज्यादा आंसर आया है बी वेसोडाइलेटर। अरे वेसोडाइलेटर का क्या करना है ब्रोंकियल अस्थमा में? ओके, आज रिजल्ट दिखाऊंगा मैं जरूर। आप अच्छे से पार्टिसिपेट करें, अच्छे से आंसर दें। पर जिस हिसाब से पहला क्वेश्चन का आंसर आया है तो थोड़ा सा लगा कि क्या दिखाएंगे रिजल्ट, है ना। कि जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आप इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड हम पढ़ते रहते हैं, एंटीकोलोजेनिक ड्रग्स है, एंटीकोलोजेनिक इफेक्ट डालती है। एंटीकोलोजेनिक का मतलब ये है कि जो ब्रोंकियल की स्मूथ वाल को उसको डायलेट करेगी, लार्जेस्ट एयर पे एक्शन करेगी, ये सब हम पढ़ते हैं। तो स्टेबलाइजर ऑफ मास सेल ये तो था ही नहीं, क्योंकि अगर मास सेल स्टेबलाइजर ड्रग्स होती तो हम बात करते यहां पे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होती तो हम बात करते मास सेल को स्टेबलाइज करती है। वेसोडायलेटर का यहां कोई रोल नहीं है, एंटी एलर्जिक वो नहीं करती है, तो एंटीकोलोजेनिक इफेक्ट बचा। तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है वो सही है, पर 3% लोगों ने ही सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, अब आगे देखते हैं। और जो सबसे ज्यादा आंसर दिया है वो बी दिया है, उसके बाद सी भी दिया है। सी भी बहुत ज्यादा आंसर आया है, 13%, मतलब डी से भी ज्यादा सी दिया है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, द कोर्टिकोस्टेरॉइड गिवन बाय इनहेलेशन
आपके सामने कोर्टिकोस्टेरॉइड है और इनहेलेशन के माध्यम से देना है, तो कौन सा कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर किया जाता है? बेक्लोमेथाजोन, प्रिडनाइसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन या मेथाइलप्रिडनाइसोन? बताइए, ये क्वेश्चन सबका सही आना चाहिए, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। पता भी होना चाहिए सबको भाई क्लास शुरू हो गई है और क्लास हो रही है फार्मा की आज। आपको जो है ये बताना है कौन सी जो ड्रग्स है वो इनहेलेशन के माध्यम से दी जाती है। बी, ए, सी, तीन ऑप्शन सामने आ रहे हैं, सी बी, ए बी और बी बी। सी, ए। भाई आपको ये बताना है, ये तो क्लियर है सारी कोर्टिकोस्टेरॉइड है, पर कौन सी कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है इनहेलेशन के माध्यम से दी जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे हमारा जो बेक्लोमेथाजोन जिसने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बेक्लोमेथाजोन जो है वो इनहेलेशन के माध्यम से दी जाती है। बाकी जो तीनों ड्रग्स है वो आईवी, आईएम या ओरल भी दी जा सकती है। प्रिडनाइसोलोन जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स है कोर्टिकोस्टेरॉइड में, ये ध्यान रखना। मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रही है एंटी एलर्जिक कंडीशन के लिए, मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो प्रिडनाइसोलोन है। हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी में यूज की जाने वाली ड्रग्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी। और जो मेथाइलप्रिडनाइसोलोन है ये रिटेंशन एनिमा के रूप में दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिथाइलप्रिडनाइसोलोन रिटेंशन एनिमा के रूप में दी जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो हर ड्रग्स का मैंने एक उपयोग बता दिया है। जो बेक्लोमेथाजोन है वो इनहेलेशन के रूप में यूज की जाती है अस्थमा या सीओपीडी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मेथाइलप्रिडनाइसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रिडनाइसोलोन ये तीनों जो है सिस्टेमेटिक रूट में दी जा रही है, और इनहेलेशन जो है वो इनहेलेशन के माध्यम से जो हम यूज करते हैं वो बेक्लोमेथाजोन यूज करते हैं। रिजल्ट देखते हैं। और 60% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो अच्छा है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और जो बी इसके बाद जो आंसर आया वो सी आया है, हाइड्रोकोर्टिसोन। इसके बाद हाइड्रोकोर्टिसोन आया और उसके बाद जो आया वो बी आया, डी किसी ने नहीं दिया। चलो ये तो अच्छी बात है, डी का तो पता था सबको, है ना। तो जो सही आंसर निकल के आया हमारा ए, बेक्लोमेथाजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आइए, जल्दी से आंसर दीजिए। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मेनली यूज, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो ड्रग्स है वो मेनली किस काम में यूज आती है? एक्यूट अस्थमा में आती है, सीवियर अस्थमा में आती है, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा में आती है, या नन ऑफ द अबव? इन तीनों में से नहीं, तो तीन ऑप्शन में से एक होगा, क्योंकि कई तो काम आती है। इतना मैं बता देता हूं आपको, इतनी मैं हेल्प कर दी मैंने आपकी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। एक्यूट अस्थमा है या सीवियर अस्थमा है या प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा है या नन ऑफ दी अबव? सी से शुरुआत हुई है, सी से शुरुआत हुई है। बी तो नहीं है, कुछ और ही था शायद। जल्दी से आंसर दीजिए ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। अपना फिर रिजल्ट भी देखें, है ना। देखिए
सभी को गुड इवनिंग। क्लास जो है मेरी फिक्स 6 बजे शुरू हो जाती है, इसलिए ज्यादा लेट मत हुआ करिए। देखिए, जिन्होंने भी आंसर सी दिया है बिल्कुल सही है, पहला है ना। अब होता क्या है, सोडियम जो क्रोमोग्लाइकेट है वो कौन सी कैटेगरी में आती है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग है ये आपको पता होना चाहिए। मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग है। अब जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग्स है वो क्या करती है? मास्ट सेल को कंट्रोल में रखती है। जब मास्ट सेल कंट्रोल में रहेगी तो स्टामिन कंट्रोल में रहेगा। जब स्टामिन कंट्रोल में रहेगा, जो जो आगे की जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एलर्जिक कंडीशन वाली जो समस्या हो रही थी वो कंट्रोल में रहेगी। तो सीधी सी बात है कि ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होता है मेनली। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब अस्थमेटिक अटैक आने से पहले उसको रोकना। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है मेनली जो इसका रोल है वो है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा। ये आप ध्यान रखना। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वो सही आंसर दिया, और बिल्कुल 93% ने इसका आंसर राइट दिया है। बाकी फिर बी पे गए, सीवियर अस्थमा पे भी गए, पर जो इसका राइट जो आंसर आया है वो सी है, और काफी अच्छी संख्या में लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज द फॉलोइंग आर यूज एक्सेप्ट। एक पेशेंट है जिसको सीओपीडी है ना। 4 कंडीशंस है, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है यूज नहीं करेंगे? एक्सेप्ट ब्रोमेहेक्सिन, एमिनोफिलिन, स्टीम इनहेलेशन, 100% ऑक्सीजन। बताइए, आंसर दीजिए। आंसर आना शुरू हो गए, और जो शुरुआत हुई है वो डी से हुई है। भाई ए, इसमें से कौन सा एक वो है जो नहीं करेंगे, बाकी यूज करेंगे? इसका मतलब ये है, जल्दी से बताइए। डी, डी ही आ रहा है अभी, है ना, जो कि डी नहीं करेंगे, है ना। सभी लोग टाइप कर दो जल्दी से आंसर, ताकि मैं फिर पोल पे रिजल्ट दिखा दूं सबका कितना परसेंट रहा अभी। चलिए देखिए, जो सीओपीडी होती है उसमें हम ब्रोमोहेक्साइन देते हैं। ठीक है, जब कफ बनता है तो उसको रिलीव करने के लिए ब्रोमोहेक्साइन हम देते हैं। एमिनोफिलिन मेथाइलेक्सिथिन कैटेगरी की ड्रग्स है, और एमिनोफिलिन भी एक ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है, तो वो भी हम देते हैं। तो ब्रोमोहेक्साइन भी देंगे, एमिनोफिलिन भी हम देंगे। अब बात रही स्टीम इनहेलेशन और 100% ऑक्सीजन में से, तो स्टीम इनहेलेशन देने से जो म्यूकस रिलीविंग कंडीशन है उसमें फायदा मिलता है। अब जो डी है बिल्कुल 100% ऑक्सीजन हम नहीं देंगे। कारण यह है कि अगर आपने 100% ऑक्सीजन दिया तो उसका जो कफ है, म्यूकस है, वो बाहर एक्सपेल नहीं होगा, और उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो जो 100% ऑक्सीजन है, दूसरा कि जो ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि जो है रेस्पिरेटरी की जो प्रॉब्लम्स है या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो दोनों आपस में मेंटेन रहे। ठीक है, देखते हैं कितनों ने रिजल्ट दिया है। सही जो रिजल्ट आया है वो 98% ने आया है। ठीक है, जो 98% लोगों ने आया और बिल्कुल सही आंसर दिया डी। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आया आपकी बार, सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत बढ़िया। और बाकी जो तीनों कंडीशन है वो हम इसमें यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए, चलो अब छोटे क्वेश्चन हो गए, अब बड़े क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा, है ना। ए पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ अस्थमा is on theophylline therapy. He developed respiratory
ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स में प्रेसिपिटेट थियोफिलिन टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन क्या है समझिए कि एक जो पेशेंट है उसको अस्थमा है और वो थियोफिलिन की थेरेपी पे चल रहा है, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो निम्न में से कौन सी जो एंटीबायोटिक्स है वो थियोफिलिन की टॉक्सिसिटी को प्रेसिपिटेट करेगी, बढ़ाएगी, ये ध्यान रखना। चलिए पोल लगा दिया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। ए, ज्यादातर जो आंसर आ रहे हैं ए आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि थियोफिलिन टॉक्सिसिटी को बढ़ाने का काम करेगी वो एंटीबायोटिक्स, तो ये ध्यान रखना है। फिर वो एंटीबायोटिक्स कैसे देंगे? दो ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, ए और सी। ए और सी में से कंफ्यूजन हो रहा है ना, एम्पिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो थियोफिलिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है, या ये मैं ये दूसरी तरह से इसको बताऊं कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो थियोफिलिन के प्लाज्मा लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि थियोफिलिन का जब प्लाज्मा लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, क्योंकि थियोफिलिन एक ऐसी ड्रग्स है जिसका ब्लड सीरम लेवल जो है मेंटेन रहना आवश्यक है। अगर वो एक लिमिट से आगे चला गया तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जो प्लाज्मा लेवल बढ़ाएगी? उसमें आती है एक तो सिप्रोफ्लोक्सिन, और एक आती है एरिथ्रोमाइसिन। ये ध्यान रखना आप, सिप्रोफ्लोक्सिन और एरिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा और एक आती है सिमेटाइडिन। ये जो ड्रग्स है वो हम अवॉइड करते हैं, तो हमारे ऑप्शन में सी ऐसा है। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वो सही आंसर है, ठीक है। तो एरिथ्रोमाइसिन है वो प्रेसिपिटेट करेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो थियोफिलिन के प्लाज्मा लेवल को घटाती है, जैसे रिफाम्सिन है, फिनोटोइन है, फिनोबार्बाइटोन है ना। ये जो ड्रग्स होती है, तो जैसे फिनोटोइन हो गई, रिफाम्सिन हो गई, है ना, इनके साथ क्या करेंगे हम, फिर जो थियोफिलिन की डोज को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो कम करती है इफेक्ट को, ये ध्यान रखना। और ये जो ड्रग्स है वो बढ़ाती है। तो राइट आंसर सी था। अब जो रिजल्ट देखे तो 21% ही, 21% ने ही सही आंसर दिया है, बाकी पता नहीं एमिपिलिसिलिन के साथ गए हैं सभी। 76% जो आंसर आया है वो ए आया है, बाकी जो डी आया है बी किसी ने नहीं दिया, बी आंसर किसी ने नहीं दिया। तो एरिथ्रोमाइसिन जरूर ध्यान रखना आप, एरिथ्रोमाइसिन स्पेसिफिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए म्यूकोलाइटिक्स आर, चार ऑप्शन आपके सामने है और चारों में से म्यूकोलाइटिक्स कौन सी ड्रग्स है ये आपको बताना है। ब्रोमेक्साइन, एसिटाइलसिस्टेन, एम्ब्रोक्सोल, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिले हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर आना शुरू हो गए, बी और डी, दो ऑप्शन आए, बी और डी। सी भी आया है, सी भी आंसर आया है। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए।
डी और सी दो, वैसे बी भी है पर डी, डी ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। भाई आपको म्यूकोलाइटिक्स कौन सा है ये आपको बताना है। सभी दे दे आंसर ताकि फिर जल्दी से आंसर दे दीजिए। देखिए म्यूकोलाइटिक्स की बात चल रही है तो बिल्कुल ब्रोमहेक्साइन जो ड्रग्स है वो म्यूकोलाइटिक्स है, और एसिटाइलसिस्टेन भी है और एम्ब्रोक्सोल भी है, तो डी आंसर इसका राइट आंसर है। तो जिन्होंने भी डी दिया है वो सही है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और 86% ने, इसको मैं और मानू तो 87 ही है, क्योंकि 86.89, 87% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद जो आंसर आया वो बी आया है, एसिटाइलसिस्टेन आया है, और वो 8% आया है ना। और इसके बाद जो आंसर आया वो सी आया है 4.92, और जो ए आंसर वो किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तो राइट आंसर जो भी डी, डी आंसर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है, ये ध्यान रखना। देखिए जो फार्मा है, मैं कुछ डिजीज में बता देता हूं, और हमेशा जब सिस्टम खत्म होगा तो जो मेन ड्रग्स है वो मैं आपको फाइनल जो क्लास होती है या लास्ट में कुछ डिजीज कंप्लीट होने के बाद, जैसे 4-5 डिजीज हो गई फिर फार्मा पढ़ा दी, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ कंप्लीट करा देता हूँ। टीबी वाली मैंने आपको पहले पढ़ा दी है ना, ये ध्यान रखना। तो आप सोचोगे सर रेस्पिरेटरी में टीबी की ड्रग्स आई नहीं, तो ये ध्यान रखना, टीबी वाली जो हमारी पहले कंप्लीट हो गई है फार्मा। आंसर आने शुरू हो गए, पोल लगाने दो, क्वेश्चन पढ़ने दो। ए पेशेंट इज टेकिंग थियोफिलिन ड्रग and experiencing restlessness, tremors, tachycardia. According of these symptoms, what is the serum level of the drug? आप आप जो है पेशेंट को असेसमेंट कर रहे हैं और उसको थियोफिलिन ड्रग चल रही है, और वो जो पेशेंट है रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स, टेकिकार्डिया उसमें देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दी सिम्टम आपको जो सीरम लेवल है किसका, थियोफिलिन का, वो डिस्क्राइब करना है कि कितना है। आंसर आना शुरू हो गए, सी, सी वाले ज्यादा देख रहे हैं। 12 माइक्रोग्राम या 12 माइक्रोग्राम पर एमएल, 15 माइक्रोग्राम पर एमएल, 20 माइक्रोग्राम पर एमएल, 30 माइक्रोग्राम पर एमएल। इसका मतलब जिसको थियोफिलिन की थेरेपेटिक सीरम लेवल वो याद है वही इस आंसर को दे पाएगा, अन्यथा ये आंसर नहीं आएगा, अन्यथा ये आंसर नहीं आएगा। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं बता देता हूं, बिल्कुल डी है। अब ये क्यों है ये समझिए कि जो थेरेपेटिक लेवल होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर एमएल होता है, मतलब कि जब थेरेपेटिक लेवल 10 से 20 माइक्रोग्राम ना हो और सीरम लेवल 20 से अबाव चला जाए तो फिर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना। तो 10 से 20 की रेंज में मैं बात करूं तो 12 ये भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है और 20 तक आ रहा है, तीनों थेरेपेटिक लेवल में है। पर जो 30 है वो थेरेपेटिक लेवल में नहीं है, ठीक है। तो ये एक और दिक्कत है कि जिन्होंने भी डी आंसर दिया वो बिल्कुल कम है, ओनली 7.69, 8% लोगों ने डी आंसर दिया है, मैक्सिमम सी दे दिया। जबकि आपको रेंज पता होनी चाहिए 10 to 20, 10 to 20 जो है इसकी थेरेपेटिक लेवल होता है, इस लेवल पे हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है इसको थियोफिलिन को, मेथाइलहेक्सेटीन, क्योंकि
अब से पहले हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा लेवल अगर ऊपर ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस ध्यान में रखना है। चलिए, साल्बुटामोल प्राइमरीली एक्ट्स ऑन विच टाइप ऑफ एड्रोजेनिक रिसेप्टर? अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 2, बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा होगा इनमें से आंसर? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए साल्ब्यूटामोल कौन सी कैटेगरी में है, तब आप इसका आंसर बता पाएंगे। और जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, सी आंसर ज्यादा दिख रहा है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, अल्फा 1 तो नहीं है, बीटा 1 और बीटा 2 में से कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी है। ये ध्यान रखना आप। बीटा 2 एड्रोजेनिक अंगोनिस्ट जो ड्रग्स है साल्ब्यूटामोल, उसकी कैटेगरी जो है बीटा 2 एड्रोजेनिक अंगोनिस्ट, मतलब जो ये काम करता है वो बीटा 2 रिसेप्टर पे करता है। बीटा रिसेप्टर पे काम करके ये फिर स्मूथ डायलेशन बढ़ाता है ना, ब्रोंकियल डायलेशन बढ़ाता है। तो जिनका भी आंसर सी था वो सही है। 89% ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। हाँ, बीटा 2 एड्रोजेनिक। बाकी जो दो तो हट ही गए। बीटा 1 की हम बात करें तो ये तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर करता है और हार्ट की से रिलेटेड है ना, तो बीटा 2 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल, है ना। चार ऑप्शन आपके सामने, तो कौन सा नॉट ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट है साल्ब्यूटामोल का जो नहीं है? इसका मतलब 3 जो है वो एडवर्स इफेक्ट है, बाकी जो एक है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? कॉन्स्टिपेशन, पाल्पिटेशन, हाइपोटेंशन और ट्रेमर्स। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बी डी ए, बी डी ए आंसर आ रहा है। बी डी ए दिख रहा है। आपको ये बताना है कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं है साल्ब्यूटामोल का, साल्ब्यूटामोल का बताना है, जो कि बीटा 2 एड्रोजेनिक अंगोनिस्ट कैटेगरी में है, सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स कैटेगरी में है, सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स कैटेगरी में। ये भी ध्यान रखना आप, कहीं एक ही बात बताओ कि बीटा 2 एड्रोजेनिक अंगोनिस्ट बताया था, भाई सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। चलिए आंसर पे आते हैं। देखिए, जो साल्ब्यूटामोल है इसके एडवर्स इफेक्ट की बात हो रही है कि कौन सा नहीं है, पर मैं आपको बता दूं साल्ब्यूटामोल जो ड्रग्स है बीटा 2 एड्रोजेनिक अगोनिस्ट है, स्केलेटल मसल्स को स्टिमुलेशन करने का काम करती है, और इसमें पोटेशियम का लेवल कम भी होता है, वो भी साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से पाल्पिटेशन भी पाया जाता है, हाइपोटेंशन भी पाया जाता है और ट्रेमर्स भी पाया जाता है। तो ये तीनों तो पाए जाते हैं, बाकी जो नहीं पाया जाता वो ए है, ये ध्यान रखना। तो जिनका भी आंसर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, कि जो है कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें नहीं होता है, बाकी जो है पाल्पिटेशंस, हाइपोटेंशन, ट्रेमर्स, ये तीनों जो है इसमें पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ सही है। तो जो सही आंसर आया है ए, जो 61% नहीं दिया है, बाकी जो है डी पे चले गए। अब मैं आपको एक बात और बताना पड़ेगा, ट्रेमर जो है ये भी लिख लीजिए। ट्रेमर जो आंसर दिया है आपने, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए ये मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है। ट्रेमर सब मत देना आंसर।
ट्रेमर्स तभी देना जब क्वेश्चन ये आए कि मोस्ट कॉमनेस्ट बताइए, तब ट्रेमर्स आएगा, क्योंकि 38% ने, सॉरी 36% ने जो ट्रेमर्स दिया है। ट्रेमर्स तो मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है साल्ब्यूटामोल का। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो जिन्होंने भी आंसर ए दिया है वो सही है। बाकी पाल्पिटेशन भी होता है और हाइपोटेंशन भी होता है, ठीक है। चलिए which of the following is the preferred route of administration for salbutamol in acute bronchospasm? acute bronchospasm के तहत प्रिफेर रूट कौन सा होगा? ओरल, इंट्रावीनस, रेक्टल, इनहेलेशन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक्यूट कंडीशन की बात चल रही है, आंसर दे दीजिए। पोल स्टार्ट कर दिया गया है आपके लिए। एक एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म में बताना है। सभी का जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है, सभी ने डी आंसर दिया है। ठीक है, तो फिर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि जब आंसर सबका सेम आ रहा है तो फिर जल्दी से बता दिया जाए। देखिए ओरल जो है, जल्दी से बता, ओरल जो है शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। इंट्राविनस जो है सीरियस कंडीशन में, क्रोनिक कंडीशन में यूज किया जाता है। रेक्टल नहीं यूज किया जाता, और इनहेलेशन बिल्कुल एक्यूट कंडीशन में यूज किया जाता है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया था डी, वो सही है। और आज 100% जो इतने क्वेश्चन के बाद जो आंसर आया सबका, वो 100% आया है, बिल्कुल सही। चलो अच्छा है।